स्पेसिफिकेशन वगैरह है वो ये लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो दो हमारे पास डिफरेंट है, एक मोनोक्रिस्टलाइन है पैनल और एक पॉलीक्रिस्टलाइन है, ठीक है। तो ये इसका कन्वर्टर है, इन्वर्टर है, और वो उसका चार्ज कंट्रोलर है। ये इसका ब्रेकर है। जब हमने कोई सेटअप रन करना हो तो इसको ऑन कर लेते हैं ब्रेकर से और उस सेटअप को चला लेते हैं, ठीक है। वैसे ही ये पीसी वगैरह जो पड़े हुए हैं ये इससे यूज़ होते हैं। जो एमएस के स्टूडेंट्स वगैरह बैठते हैं तो ये पीसी इन्हीं से चलते हैं, ठीक है। और इसका जो मेन हमारा ऊपर सेटअप है वो ऊपर छत पे लगा हुआ है, उसमें 16 पैनल्स हैं, जिसमें 8 पॉलीक्रिस्टलाइन है और 8 जो है वो मोनोक्रिस्टलाइन है। ये इसका बैटरीज का सेटअप है, जो ये सारी ड्राई बैटरीज लगी हुई हैं। जस्ट बाकी ये उसी तरह जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पहले इसमें आ रही है चार्ज कंट्रोलर में, यहाँ से फिर बैटरीज में, बैटरीज से फिर इन्वर्टर में, इन्वर्ट उससे फिर हम जो है ना आगे इसको इन्वर्टर इसको जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है और हम उसको आगे जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर आ जाए ना छत पे, फिर आपको बाकी सेटअप कंडीशन में जब डस्ट पार्टिकल्स पड़े हुए हों उसके बाद ये हमें क्या रिजल्ट देता है। इसलिए हम इस पर बाज़ दफ़ा डस्ट पे भी साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसलिए इसको अभी क्लीन नहीं किया हुआ डस्ट पे हम इसकी एवेल्यूएशन करते हैं, स्टूडेंट्स को डाटा देते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पैनल पे डस्ट आ गई है उसके बाद उसका बिहेवियर क्या होगा, इसलिए डस्ट इस पर छोड़ी गई है। अच्छा, ये जो हमारे पास सेटअप लगे हैं ये वाटर को हीट करने के लिए, ठीक है। ये आपका सबसे बेसिक सेटअप है, इसको कहते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। ये जो आपके बैक साइड पे लगा हुआ है और ये जो फ्रंट पे लगा हुआ है इसको कहते हैं एवेपोरेटेड ट्यूब कलेक्टर्स। और उसके बाद वो जो एंड पे लगा हुआ है वो सबसे एडवांस्ड फॉर्म है, वो है पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, ये जो सेटअप लगा हुआ है इसको अभी ये सारे कनेक्टेड हैं, ये नीचे हमारे पास हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है उसके साथ। इस सेटअप का मकसद क्या है? देखें, जैसे सोलर गीज़र काम करते हैं वहाँ पे एवेपोरेटेड ट्यूब कलेक्टर्स ज़्यादातर लगे होते हैं। अच्छा, ये जो है ये सबसे बेसिक इसका पर्पस है कि किसी भी सिस्टम में आपने वाटर को, हीटेड वाटर आपको चाहिए यूज़ करना है, उस वाटर को प्री हीट करने के लिए यूज़ होता है। देखो, अगर आपको चाहिए 100 डिग्रीज चाहिए वाटर, मतलब आपने 100 डिग्रीज पे किसी चीज़ पे यूटिलाइज़ करना है वाटर को, या 80 डिग्री 90 डिग्री पे, तो आप सनलाइट से, सोलर से अगर आप इसको 40 डिग्री तक भी ले जाएं या 50 डिग्री तक ले जाएं, तो वो जो 50 डिग्री तक आपने उसको हीट देनी है, मतलब आग से कोयला जलाना है या कोई और ऑयल जलाना है, उससे आपने जो उसको प्री हीट करना है, वो अगर आप सोलर से ले लें तो वो आपकी बचत है ना। तो इसलिए सबसे पहले इसमें अब ये सबसे बेसिक फॉर्म है, इसकी एफिशिएंसी एवेपोरेटेड ट्यूब से कम है और पैराबोलिक से भी कम है। ये है फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। तो इसमें ऊपर ये आपकी ग्लेजिंग शीट है, इसके नीचे हीट अब्जॉर्बर है और उसके नीचे आपका जो है ना वो कॉपर ट्यूब्स हैं, ठीक है। तो इसमें सनलाइट पड़ती है तो वो एब्जॉर्बिंग प्लेट जो है वो हीट को अब्जॉर्ब करती है, और फिर जो इसके नीचे जो हमारी ट्यूब्स हैं जिनमें छोटी बारीक ट्यूब्स हैं जिनमें वाटर फ्लो कर रहा है। अब ये सीरीज में लगी है सारी, वहाँ से वाटर इन हो रहा है, पहली ट्यूब, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, यहाँ तक। वहाँ से जब इनलेट टेम्परेचर, इसकी टेम्परेचर रेंज कितनी, कहाँ से कहाँ तक है? नहीं, वैसे मतलब आउटलेट पे जनरली क्या है इसका अंदाजा? मतलब 5 प्लेटों के बाद 10-15 डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है। तो अभी है कि फ़र्क करो, वहाँ से आपके पास अभी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अंदाजन कितना होगा 5-6 डिग्री होगा या ज़्यादा, 8 डिग्री। तो फर्ज करें 8 डिग्री पे अगर आ रहा है तो वो 20 डिग्री इसमें ऐड हो जाएगा, 15 से 20 डिग्री, क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो इतनी इसकी एफिशिएंसी भी नहीं है। तो जैसे जैसे मतलब गर्मियों के मौसम में जब आप इस टाइम तक अच्छा खासा टेम्परेचर हो चुका होता है गर्मियों में, तो अगर मुझे उस सिस्टम में 55 डिग्री पे वाटर लेके जाना है तो मैं 20 डिग्री यहाँ से ले लूँ और 20 डिग्री किसी और सोर्स से उसको हीट अप कर लूँ, तो मेरी अच्छी खासी जो है ना वो बचत हो जाएगी। तो उसके लिए ये सेटअप लगा हुआ है कि वाटर को प्री हीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारे पास सेटअप लगा हुआ है, सबसे पहले टैंक से वाटर आ रहा है, वो ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर से, ये पहला सिस्टम है, यहाँ से होता हुआ इधर तक उसमें 10-15 डिग्री का फ़र्क आ जाता है। फिर उसके बाद यही वाटर जो है ना हमने दोबारा इन किया है
एवैक्यूएटेड ट्यूब्स में, ठीक है। यहाँ से इन 3-4 पैनल से होता हुआ फिर आगे अगर फर्दर उसको हीट करना है तो फिर पैराबोलिक ड्राफ्ट कलेक्टर्स में, ठीक है। वहाँ से फिर आप अपना जो भी सिस्टम आपने चलाना है, ये अभी ये शेड के नीचे हमारा वाटर हीटिंग, ये इसमें क्या उसे कहते हैं, हीटिंग और कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है। इसमें एक टेस्टिंग रूम बना हुआ है जिसमें आपने ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करके आप डिफरेंट एटमॉस्फेरिक पे आप मतलब एक इन्वायरमेंट एक ऐसी होती है जिस इन्वायरमेंट आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि जैसे सर्दियों में आपने उस रूम को हीट करना है और ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करनी है। जैसे गर्मियों में सावन के महीने में अगर आप लगाते हैं एयर कूलर लगाते हैं, उससे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अभी सिस्टम है नीचे, उसको ये टेस्ट रूम बने हुए हैं नीचे दो, एक में कंट्रोल पैनल है उसका और एक में उसका टेस्टिंग रूम है जहाँ पे आप उसको जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक इसका मकसद अभी हम जो इस सेटअप के लिए यूज़ कर रहे हैं वो उस सेटअप में वाटर को ले के जाने के लिए प्री हीट कर रहे हैं। सर ये इसमें पंप लगाए हैं? पंप लगा हुआ है सर्कुलेशन के लिए, टैंक से वाटर आ रहा है, वो सामने पंप लगा हुआ है, एक उस साइड पे और एक उस साइड पे है। एक पंप ये छोटा ये इसके साथ लगा हुआ है, वो जो टैंकिंग मिलती है इसके साथ जो ये पंप लगा हुआ है वो वाटर को सर्कुलेट करवा रहा है। फिर उसके बाद अगर आपको नहीं चाहिए वाटर, आपने अभी यूज़ नहीं करना, तो ये 2 गीज़र लगे हुए हैं, ठीक है। दोनों में ये इंसुलेशन वाला ब्लैक गीज़र है और एक दूसरा वो वाला उस सिस्टम के साथ लगा हुआ है, और ये वाला ब्लैक वाला गीज़र जो है वो इन सिस्टम्स के साथ लगा हुआ है। तो आप वाटर हीट होता रहेगा और इसमें स्टोर होता रहेगा, ठीक है। जब आप आगे यूटिलाइज करेंगे तो हीटेड वाटर जो इसमें ऑलरेडी स्टोर्ड है वो आपको आगे मिल जाएगा, वो हीट लॉस नहीं होती, इसलिए उसको इंसुलेट किया हुआ। ये जो 3 सिस्टम है ये अलग वर्किंग कर रहे हैं, और वो जो सेटअप है वो स्पेसिफिकली उस नीचे वाले सिस्टम के लिए लगा हुआ है। मतलब हम डायरेक्ट उसको प्री हीट भी इसी से कर दें? हाँ बिल्कुल, वो उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट इतनी है ना, वैसे इस सिस्टम को भी उसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ से 15 to 20 डिग्री टेम्परेचर राइज हो रहा है, उसमें कितना होगा? वो भी तकरीबन 15 से 20 डिग्री का डिफरेंस ऐड करता है। अगर वो वाटर का फ्लो पे डिपेंड करता है ना, वाटर जितना देर से फ्लो, आप जितना फ्लो रेट कम रखेंगे ना, अब वहाँ से वाटर फर्ज करो मैं 15 से 20 लीटर वाटर जो है ना 15 से 20 लीटर पर मिनट कर रहा हूँ, तो फिर हीट जो है उसमें कम ऐड होगी, क्योंकि उसका स्टे यहाँ पे कम देर के लिए होगा ना। जितना वाटर का फ्लो ज़्यादा रखेंगे आप, उतना जो है ना उसमें हीट कम एब्जॉर्ब होगी। जितना वाटर का फ्लो रेट आप कम सेट करेंगे उतनी हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, वो उस पर डिपेंड करता है। प्लेट है और ये नीचे इसकी वो ट्यूब्स है जिन ट्यूब से वाटर फ्लो कर रहा है। ये जैसे आजकल वो नए गीज़र नहीं आए, वो क्या कहते हैं, इंस्टेंट गीज़र, उसमें भी इसी तरह की इससे थोड़ी सी कम होती है, बारीक सी वो प्लेट होती है, वो वायर होती है जिसके अंदर से वाटर गुजरता है उसको प्री हीट करने के लिए, उसको हीट करने के लिए। नीचे इसकी इंसुलेशन है और इसके साथ फिर आगे ये इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है सारे। और ये 8 का जो आपको बताया ना 24 वोल्ट्स जो आप कह रहे थे, वो ये 24 वोल्ट्स का ये पैनल है, और 800 वाट्स का, और 800 वाट्स का वो बैक साइड वाला है, और 24 वोल्ट्स उसके हैं, ठीक है। तो ये टोटल 1.6 किलोवाट का आपका बनता है। बाकी सेटअप वही जो इसका नीचे लगा हुआ है, ये ऊपर सिर्फ पैनल लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता है कि ये मतलब आपने अगर फ़र्ज़ करें सोलर पैनल लगाते हैं तो इसके लिए जगह कैसे मतलब मुतय्यन करते हैं कि इस जगह इनको होना चाहिए? जैसे अब ये देखें यहाँ पे ये दरख्त वगैरह भी लगे हुए हैं, इस साइड पे भी दरख्त है, इस साइड पे शेड है, तो कैसे आप लोग सर हीलियोस्कोप से? अच्छा, और टीवी यहाँ हमारे पास एक इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें है सोलर पाथ फाइंडर ना, वो एक सेटअप है। उससे हम लोग ये करते हैं कि उसमें पूरे साल का डाटा ना, अगर आपने जिस जगह डिफरेंट जगह का एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पे उसका रख के उसको उस पर एक ड्राइंग बनती है, उस ड्राइंग से देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक साल में कितनी देर के लिए यहाँ पे सूरज, डिफरेंट महीनों का डाटा आता है कि हर महीने में कितनी देर के लिए, सुबह कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ पे साया रहेगा। वो सारी सराउंडिंग्स को देखते हुए ना, कि कोई बिल्डिंग है, कोई दरख्त है, या कोई जिस तरह ये बिल्डिंग है, इस साइड पे ये है, वो दरख्त वगैरह है, तो वो बता देगा कि एक साल में मतलब दिन के टाइम पे कितनी देर के लिए यहाँ पे आपका शेड होगा और कितनी देर के लिए आपको सनलाइट अवेलेबल होगी। तो हम लोग उसका डाटा लेते हैं वो सोलर पाथ फाइंडर को यूज़ करते हुए।
वो हमें ना उसमें ये है कि एक मैप है, ठीक है, वो आपका लैटिट्यूड एंगल होता है ना कि हमारे इस लोकल एरिया का है वो 33 डिग्री है, ठीक है, तो वो वाली शीट यूज़ करते हुए हर एरिया के हिसाब से उसका एंगल जो है वो डिफरेंट होता है। अपना टेक्सला रीजन का जो है वो 33 डिग्री है, तो उसके हिसाब से उनका मैप अवेलेबल है। और उस पे ये है कि वो उस डोम को रख के ना वो नॉर्थ के हिसाब से ना उसको नॉर्थ पे सेट करते हैं और फिर उसके हिसाब से उसकी ड्राइंग बनती है सारी। उस ड्राइंग से आप लोग मैनुअली भी हर बंदा कैलकुलेट कर सकता है कि अगर मैं स्पेसिफिकली इस जगह खड़ा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितनी देर के लिए साल के मतलब जो 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में कितनी देर के लिए हमें सन जो है वो अवेलेबल होगा, वो हम उससे उसकी ड्राइंग से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस पर एक स्पेसिफिक तरीके से उनका वो टेबल अवेलेबल है, वो आपको नीचे जाके दिखा दूंगा कि वो उसकी अगर वो पूरी ड्राइंग बने ना तो हमें पता चल जाता है कि सुबह 9 बजे सनलाइट यहाँ आना स्टार्ट होगी, फिर 12 बजे से 1 बजे तक अगर यहाँ कोई दरख्त है तो उसका साया रहेगा इतनी देर के लिए, उसके बाद दोबारा फिर सनलाइट अवेलेबल होगी और गर्मियों में 5-6 बजे तक यहाँ तक साया नहीं आएगा। इस तरह का वो हमें सारा डाटा देता है पूरे साल का। आपको वेदर का डाटे से मतलब रिक्वायरमेंट हो वेदर के डाटे की, जैसे मतलब वेदर स्टेशंस हो गए वहाँ पे ये लगा होता है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे आपकी मतलब एयर शिप से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है, एरोप्लेन, वहाँ पे की स्पीड है, ठीक है, विंड की डायरेक्शन भी हाइट के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंज होती है। तो इसमें ना ये विंड वेन लगी हुई है, ये टोटल इसकी हाइट जो है वो 80 मीटर है, ठीक है, 80 मीटर हाइट है। और डिफरेंट हाइट्स पे आपको नज़र आ रहे हैं डिफरेंट सेंसर की स्पीड बताती है, ठीक है, एनेमोमीटर लगे हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट हाइट्स पे डिफरेंट एनेमोमीटर लगे हुए हैं। अब कोई एनेमोमीटर लगा होगा 80 मीटर पे, कोई उसके नीचे लगा हुआ है वो हो सकता है 10 मीटर के डिफरेंस से लगा हो, फिर हो सकता है 20 मीटर के डिफरेंस से लगा हो। तो इस तरह डिफरेंट हाइट्स पे डिफरेंट एनेमोमीटर लगे हुए हैं, ठीक है। और ये बताती है कि नॉर्थ से साउथ चल रही है, साउथ से वेस्ट चल रही है, एयर किस साइड से किस साइड फ्लो कर रही है, कितने डिग्री पे मतलब एयर फ्लो कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर है सबसे ऊपर वो आपको जो रोटेशन कर रहे हैं ना कप टाइप एनेमोमीटर लगे हुए हैं, उस पर एनेमोमीटर आपको बताता है कि विंड की स्पीड क्या है। और डिफरेंट हाइट्स पे विंड की स्पीड जो है वो डिफरेंट होती है। तो जो एरोप्लेन वगैरह अगर मतलब उनकी लैंडिंग है या उनका टेक ऑफ है वो सारा एयर से रेलेवेंट होता है कि एयर का प्रेशर कितना है। अगर एयर फ्रंट से आ रही है तो लिफ्ट और ड्रैग मैटर करता है कि कितनी लिफ्ट दे रही है एयर, उस पे एयर का डाटा जो है वो लेना ज़रूरी होता है। जहाँ पे ये आपकी स्पेस शटल्स फायर की जाती हैं उन एरियाज़ में या जहाँ पे आपकी विंड टर्बाइन्स लगी हुई हैं उन जगहों पे विंड का डाटा हमें चाहिए होता है। ये पहले कलर का हार में लगा हुआ था ये सेटअप ना, ये फिर एमएस का या पीएचडी का एक प्रोजेक्ट था तो वहाँ से यहाँ पे वो शिफ्ट किया था। यहाँ पे उन्होंने कुछ इस लोकल एरिया की वेदर रीडिंग्स उन्हें चाहिए थी, तो इसका डाटा जो है वो सारा थ्रू मेल जो है ना वो आ रहा है हमारे पास। इसमें सबसे नीचे ये जो बॉक्स लगा हुआ है, इस बॉक्स में इसका कंट्रोलर है, ठीक है, वो वायरलेस कंट्रोलर है इसका। वो थ्रू ईमेल आपको जो है वो एक थर्ड पार्टी है उसमें वो इसको कंट्रोल कर रही है। वो हम इसमें अपना इसमें वो का हाँ इसमें सिम भी है, ठीक है, जीएसएम के थ्रू जो है ना आपको उसमें सिम पे बैलेंस वगैरह लोड करें और वो आपको डाटा जो है इसका मतलब थ्रू मेल आपको आता रहेगा कि आज उसका इंटरवल आप लोग अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं कि 1-1 घंटे का आपको इंटरवल चाहिए, 10-10 मिनट का इंटरवल चाहिए, 5-5 मिनट का, जितना इंटरवल आप सेट करेंगे ना कि मुझे इतनी देर बाद मेल आनी चाहिए कि मुझे डाटा पता चलना चाहिए, तो उतनी देर के बाद आपको ईमेल आ जाएगी कि इस टाइम आपकी करंट कंडीशंस में ये आपके पास वेदर का डाटा आ रहा है। सर आपने उसमें ये बॉटम का बताया था, स्टॉप का बताया था, तो हर सेंसर पे सारे कंपोनेंट्स एक ही किस्म के कंपोनेंट्स नहीं लगे हुए सर? नहीं लगे हुए ना, देखो ये विंड वेन है, इसके साथ ही नीचे ह्यूमिडिटी सेंसर लगा हुआ है। ये जहाँ पे आपका बॉक्स है ना करीब से जा करेंगे ऊपर एक वाइट कलर का वो लगेगा, वो ह्यूमिडिटी सेंसर है, ठीक है। उसके ऊपर विंड वेन है, विंड वेन के ऊपर आपकी वो सामने सबसे पहला सेंसर एनेमोमीटर लगा हुआ है। एक आधा एनेमोमीटर यहाँ पे भी लगा था, मेरे हाल में ख़राब हो गया था। वो नीचे भी लगा हुआ है क्या एक वो असल में तूफान वगैरह आया था ना तो उससे वो टिल्ट हो गया। असल में इसकी रिपेयर मेंटेनेंस होने वाली है, लेकिन असल अभी तक तो इसका वो हमने रेक्विजिशन वगैरह मूव की हुई है। तो पहले ये सारे ये जो इसकी पोजीशन है वो ऊपर की तरफ लगा होता है, इस तरह रोटेट करता है। तो अभी ये इसकी पोजीशन टिल्ट हुई है, तो वो डिफरेंट हाइट्स पे ना डिफरेंट सेंसर इसके लगे हुए हैं। तो ये आपको बेसिक इसका जो एम है वो वेदर का डाटा आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, हर हाइट पे डिफरेंट, जितनी अगर 80 मीटर है तो 5-5 मीटर की हाइट पे अगर आप डिफरेंट सेंसर लगाते हैं। मेन काम जो है वो सेंसर्स का है,
मैं इसका काम मतलब जो टावर है ये तो आपको सिर्फ हाइट प्रोवाइड कर रहा है ना, जो सेंस ये जरूरत क्यों होता है इस तरह का? किस काम? वही तो बता रहा हूँ, विंड टर्बाइन यहाँ आपने लगानी है, यहाँ आपको मतलब अब जहाँ आपकी एविएशन फील्ड है वहाँ पे आपको एयर का डाटा चाहिए होता है ना, कि अपनी आपने लिफ्ट और ड्रैग देखनी होती है, एयर उसमें एयर रेजिस्टेंस देखनी होती है आपने, कि एयर कितनी स्पीड से फ्लो कर रही है, एयर कितना रेजिस्ट करेगी प्लेन की लैंडिंग में, टेक ऑफ में। फिर जहाँ आपकी टर्बाइंस लगी हैं कि इतनी विंड स्पीड आ रही है तो मुझे टर्बाइन इतना आउटपुट देगी, जो आपकी ये विंड टर्बाइंस होती हैं स्पेसिफिकली उस लिहाज से, इसलिए इनको लगाया जाता है।